लिटरेचर एज वेल, और उनकी थ्योरी जो है लिटरेचर के ऊपर भी अप्लाई की जा रही हैं। उन्होंने कोई लिटरेचर के लिए नहीं लिखा था। तो इसको कहा जाता है एज ऑफ द थ्योरीज, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और इसमें है माइकल फूको, जैक डेरिडा, जैक लाइकन्स, ब्रॉडरियर्ड, रोनाल्ड बार्थ और लेवी स्ट्रॉस। जर्मन जो था, जर्मनी में पैदा हुआ और अमेरिका में जाके इसने वर्क किया अपना, लेवी स्ट्रॉस ने, लैंग्वेज के ऊपर। सोशल साइंसेज, दे आर नॉट राइटिंग फॉर द लिटरेचर, दे आर थियोराइजिंग, दे आर नॉट राइटिंग फॉर द लिटरेचर। ये जस्ट थीरीज पेश कर रहे थे, और उनकी थीरीज की उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं लिखी थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए उनको इस्तेमाल किया। दे फॉरवर्ड फर्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड दे हैव टू मास्टर्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज, सो स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। पहले ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को, लेकिन लेटर जब ये उसको डीपली स्टडी करते हैं तो ये ऑल टुगेदर फिर रिजेक्ट करते हैं और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन जाते हैं। इनमें ये एक क्रिटिक है जिसने, एरिस्टोटल एक ऐसा क्रिटिक है जिसने लिटरेचर को सामने रख के लिटरेचर के ऊपर कमेंट किया है, जो कि एंशिएंट एक फिलासफर है। बाकी ये सारे जो हैं वो जनरल देते हैं, ये सारी एरिस्टोटल का ही नाम लिखा हुआ है। तो एरिस्टोटल एक ऐसा क्रिटिक था कि जिसने किसको देखा उस वक्त का लिटरेचर, जो सोफोक्ली का मौजूद था। आपको पता है, वो कहता है ना, ये सोफोक्ली का जो इडिपस रेक्स है वो क्या है, वो एक कहता है कि आइडियल ट्रेजेडी है। तो ये एक वाहिद राइटर था जिसने लिटरेचर को सामने रख के कमेंट किया था। इसके बाद जो थ्योरिस्ट आएंगे वो कोई लिटरेचर को सामने रख के नहीं रखते। ये इसने सोफोक्ली को पढ़ा, एस्किलिस को पढ़ा, यूरिपिड को पढ़ा, और उसके अलावा जो उस वक़्त के जो ट्रेजेडी और एपी, होमर को पढ़ा, ठीक है, विर्जिल को पढ़ा। इस तरह के राइटर जो वर्क कर रहे थे, ये उनके वर्क को सामने रख के कमेंट करता था अरिस्टोटल। ये एक लिटरेरी क्रिटिक था। और इस तरह फिर एक कंसेप्ट है मॉडर्न का, मॉडर्न से आया पोस्ट मॉडर्निज्म, ये इसका रिएक्शन था। कॉलोनियल कंसेप्ट से आया पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, स्ट्रक्चरलिज्म से आया फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो उसके बाद में आता है उसको कहते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। रोनाल्ड बार्थ, वर्क और टेक्स्ट। रोनाल्ड बार्थ एक ऐसा राइटर है, ऐसा क्रिटिक ले लें, ऐसा सोशल क्रिटिक ले लें, ऐसा थीरिस्ट ले लें, ये एक ऐसा थीरिस्ट था। इसका वर्क है सीमियोलॉजी के ऊपर, सीमियोटिक, साइंस और मीनिंग के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा वर्क है। अगर आप एमफिल लिंग्विस्टिक करें तो उसमें ये आपको पढ़ाया जाता है, साइंस एंड मीनिंग, ठीक है, ये इसका वर्क है। इसका वो कहता है जी, साइंस जो होते हैं वो अपना एक मीनिंग रखते हैं, हर साइंस जो है उसका अपना मीनिंग है, और ये हर कल्चर में डिफरेंट है। मतलब एक प्लस जो है साइन किसी के लिए और हो सकता है, एक क्रिश्चियन के लिए और मीनिंग है, एक स्टार का मीनिंग एक मुस्लिम के लिए और है, एक ज्यू के लिए और है, क्रिश्चियन के लिए और है, ठीक है। और गॉड अगर लिख दिया जाए तो गॉड क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धा, हिंदू, हर किसी के लिए और मीनिंग है। सिग्निफायर और सिग्निफायर को ये मज़ीद एवेल्यूएट करता है। नाम है रोनाल्ड बार्थ। रोनाल्ड बार्थ वर्क से लेकर आया टेक्स्ट की तरफ। इससे पहले शेक्सपियर वर्क, मिल्टन वर्क, पॉप वर्क, ठीक है, उसके बाद जो भी राइटर है उसका एक वर्क के नाम से वो जाना, वर्जीनिया वुल्फ वर्क। इससे पहले हर चीज़ को क्या देखा जाता था, वर्क के लिहाज से एवेल्यूएट किया जाता था कि उसकी बायोग्राफी पढ़नी लाजमी है, नहीं तो आपका काम जो है आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, वो कहते थे राइटर। यानी हम उसकी बायोग्राफी पढ़ते, उस राइटर को पढ़ते और उसके वर्क को देखते और उसका ख़ास वर्क होता। जब रोनाल्ड बार्थ आया, रोनाल्ड बार्थ ने इस बात को अलहदा सेपरेट कर दिया। उसने कहा जी सारी दुनिया का लिखा हुआ वर्क जो है वो एक टेक्स्ट है बस। जब राइटर ने बुक लिख दी तो डेथ ऑफ द राइटर क्या होगी, डेथ ऑफ द राइटर।
अब राइटर की ज़रूरत नहीं है हमें, हम बगैर राइटर के ही उसको अवेल्यूएट कर लेंगे। वो एक टैक्स है हमारे लिए। ये वर्क से किसको लेकर आ गया? लिटरेचर को टैक्स की तरफ लाया। इसने कहा जस्ट टेक्स्ट, टेक टेक्स्ट, आइसोलेट इट एंड अवेल्यूएट। कैसे अवेल्यूएट करें? टेक्स्ट खुद अपना मानी रखती है। नो वी आर टेकन टू टेक्स्ट रादर देन वर्क। मिथोलॉजी, डेथ ऑफ द ऑथर्स, एलिमेंट ऑफ सीमियोलॉजी, रोनल बार्थ। नाम इसका वर्क लिख लें, इसने लिखी मिथोलॉजी पे वर्क किया। इसने जनाब डेथ ऑफ द ऑथर लिखी। डेथ वो पूछ सकते हैं कि हु हैज वर्कड ऑन मिथोलॉजी? रोनल बार्थ। हु हैज रिटन डेथ ऑफ द ऑथर? रोनल बार्थ। हु हैज रिटन सीमियोलॉजी, एलिमेंट ऑफ सीमियोलॉजी? रोनल बार्थ। रोनल बार्थ साइन और मीनिंग, इस पे ज़्यादा वर्क है उसका, और ये उसका वर्क है, ये याद रखिएगा कि मिथोलॉजी के ऊपर, डेथ ऑफ ऑथर, सीमियोलॉजी के ऊपर, और नाम है रोनल बार्थ। और ये वर्क से लिटरेचर को किसकी तरफ लेकर आया? जस्ट टेक्स्ट। और टेक्स्ट को हम जैसे मर्जी एवेल्यूएट कर। टेक्स्ट को हम एवेल्यूएट कैसे करेंगे हम देखेंगे, फिर थीरीज अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। हम उसके ऊपर माइकल फूको की थीरी अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके ऊपर रोनल बार्थ की अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके ऊपर लेवी स्ट्रॉस की अप्लाई कर सकते हैं, फर्डिनेंड डी सोशर को स्ट्रक्चरलिज्म अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ब्रॉडलियर्ड, इस तरह के राइटर्स की थीरी को अप्लाई करके उससे नए मीनिंग निकाल सकते हैं। सो दिस इज जस्ट टेक्स्ट, नॉट अ वर्क नाउ। डेथ ऑफ द ऑथर्स, होप यू गॉट द पॉइंट। तो इटसेल्फ एक टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ जितना भी लिटरेचर है वो बस अब क्या है? राइटर्स के लिए टैक्स है। तो ये कंसेप्ट रोनल बार्थ ने आपको दिया। रोनल बार्थ जो है उसको टैक्स बना दिया पूरे वर्क को, लोगों बड़े बड़े राइटर्स के वर्क को। सिमुलेशन, what is simulation? Simulation, we are living in the world of the simulation and do not bother where these are produced. And earlier people were behind realism, naturalism, before original, artificials. अब पहले लोग क्या थे? वो चाहते थे रियलिज्म को, नेचुरलिज्म को, गुडनेस को, अच्छाई को। अब ये चीज़ें कौन देखता है कि पीछे जो आपको फेस पॉलिश, मुंह पे पॉलिश लगाई हुई है और पीछे क्या चल रहा है? कौन देखता है ओरिजिनल रियलिटी को? कौन देखता है? किसके पास इतना टाइम है कि वो देखे कि जो इसने मुंह के ऊपर इतना कॉस्मेटिक लगाया हुआ है इसके पीछे क्या है? नोबडी बॉदर टू नो। जस्ट सी फेस वैल्यूज, जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ फेस यू हैव। दिस इज व्हाट रीजनैलिटी। अब रीजनैलिटी क्या है? सिमुलेशन, जो आपको पिक्चर सामने दिखाई, पिक्चर रियलिटी है। वी डू नॉट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड सिमुलेशन हैज टेकन अप लार्ज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डे नाइट चैनल्स आर प्रोपोगेटिंग। अब चैनल डे नाइट प्रोपोगेट क्या करते हैं? जो हाइपर रियलिटी है, जो जस्ट एक आर्टिफिशियल चीज़ है, उसको वो करते हैं और वही हमारी रियलिटी बना देते हैं। वर्क एज अ स्टेबल परमानेंट। वर्क का मतलब होता है कि बस ये इससे आगे पीछे कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि जो वर्क है वो रियलिटी नहीं है, वो एक स्टेबल नहीं है, चेंजिंग होता है विद थॉट। हर साल कोई नई थ्योरी आएगी तो वर्क जो है वो चेंज हो जाता है। टेक्स्ट इज नॉट स्टेबल, एंडलेस। इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शंस। इन यूएसए देयर इज़ अ सोल्जर लाइब्रेरी। अब यूएसए में एक इलाका है, यूएसए में एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है सोल्जर लाइब्रेरी। उसमें कहते हैं कि कोई 4 लाख शेक्सपियर के ऊपर किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, इसको आप नेट से रिसर्च कीजिएगा, इसके ऊपर सर्च आउट ऑन इंटरनेट, उस पर लिखिएगा सोल्जर लाइब्रेरी। ठीक है, इन अमेरिका एंड यूएस। देखिएगा क्या उसकी है, क्या वर्क है, वो मज़ीद आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है आप देखें, ये शेक्सपियर ने तो यानी 139 जो हैं वो सोनेट्स लिखी हैं, 54 जो हैं वो प्ले लिखे हैं। तो अब उसका लिमिटेड सा अगर वर्क है तो उसके ऊपर 40,000 बुक्स कैसे बन गई?
40,000 यानी 400,000 बुक्स यानी 4 लाख उसके इतने से वर्क के ऊपर कैसे बन गई? ये सारी इंटरप्रिटेशन हुई है, ये सारी सिमुलेशन हुई है, ये सारी डिससिमुलेशन हुई है, ये इमेजेस को दोबारा से रीफॉर्म किया गया है, और हर चीज़ जो है वो क्या होती है, अब परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ बीइंग चेंज्ड। और एक लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उसको भी डिफरेंट थ्योरी से हम रिकन्स्ट्रक्ट और री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, उसके ऊपर नए आइडियाज़ लगा सकते हैं, डीकन्स्ट्रक्शन, री एनालिसिस कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इज़ नॉट सिलेबस, टेक्स्ट स्टेबल नहीं होती, जबकि वर्क जो है वो स्टेबल होता है। और रोनाल्ड बार्थ इसको किस पे लेकर आया कि ये स्टेबल है। रोनाल्ड बार्थ ने इसको किस पे लेकर आया कि भाई ये स्टेबल, वर्क तो स्टेबल होता है, जबकि ये तो वर्क तो नहीं है, यानी ये वर्क तो नहीं है, ये तो एक टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है, सब टेक्स्ट है, और टेक्स्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है। तो ये कंसेप्ट दिया था रोनाल्ड बार्थ ने। उसके बाद जी एज ऑफ द थीरीज ऑफ अर्लियर थीरीज किस पे बिलीव रखते थे? एज ऑफ द थीरीज फोकल, ये देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि माइकल फूको जो था वो आर्चियोलॉजिस्ट था, बार्थ जो है वो हिस्टोरियन था, और जैक डेरिडा एक फ़िलासफ़र था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इनके वर्क जो हैं लिटरेचर के ऊपर अप्लाई होते हैं और उनको जाना जाता है। अच्छा, ये चीज़ नोट कीजिएगा, शेक्सपियर के टोटल जो मतलब 154 सोनेट हैं उसकी, और 39 और इस तरह कोई प्लेज हैं। ठीक है, ये नोट कर ले। नॉलेज, language does not function alone, rather lot of things put together to give them ultimate meaning। क्या लैंग्वेज जस्ट खुद ही मीनिंग रखती है? क्या उसके साथ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है? क्या कल्चर इन्वॉल्व होता है? ठीक है, पावर इन्वॉल्व होती है, और ये सारी चीज़ें उसको मिला के लैंग्वेज को मीनिंग देती हैं। ये लैंग्वेज खुद ही मीनिंग रखती है। लैंग्वेज डज नॉट फंक्शन अलोन, कोई अलोन फंक्शन नहीं करती। रोनाल्ड बार्थ कहता है लैंग्वेज अलोन फंक्शन नहीं करती, इसके साथ इसका नॉलेज होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट होती है, एवरीथिंग एबल टू बी चेंज, हर चीज़ चेंज होती है, पावर इसके साथ इन्वॉल्व होता है, कल्चर इसके साथ इन्वॉल्व होता है, मेजॉरिटी इसके साथ इन्वॉल्व होती है, मिनॉरिटी इसके साथ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लोग इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सोसाइटी इसके साथ इन्वॉल्व होती है, कल्चर इसके साथ इन्वॉल्व होता है, पावर, कल्चर, पॉलिटिक्स, ये सारे चीज़ें मिलकर एक लैंग्वेज को मीनिंग देते हैं। नॉलेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, आइडिया, इमेज कैन बी डीकंस्ट्रक्टेड एंड टेक्स्ट हैज़ अ रिलेशन टू इटसेल्फ, और टेक्स्ट इसके साथ रिलेशन रखता है, इमेज। रूलर्स एंड लैंग्वेज नॉर्मन टू प्रेजेंट एज, फर्डिनेंड डी सॉशर। उसके बाद टू थिंग्स आर रिलेटेड एंड इंटीमेटेड रिलेशन, टेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इट इज रिटन, यू हैव स्टडी नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू पावर। फूको सेड आर्चियोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, नॉलेज एंड पावर रिलेटेड एंड डिटरमिन्ड बाय द पावर। अगर आपसे पूछ लें कि माइकल फूको ने किसके अंदर कहा है, तो उसकी बुक का नाम है नॉलेज एंड पावर रिलेटेड टू, उसकी बुक का नाम है आर्चियोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, नॉलेज एंड पावर। ये है आर्चियोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप,
नॉलेज एंड पावर। तो वो कहता है इट इज़ अल्टीमेटली पावर दैट डिटरमिन मीनिंग। हमेशा पावर जो है वो मीनिंग डिटरमिन करती है। फर्डिनेंड डी सॉशर जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक, स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक का बानी है। रूलर्स एंड द लैंग्वेज नॉर्मन टू द प्रेजेंट एज। मैंने आपको ये पहले सारा कंसेप्ट बताया कि नॉर्मन एज से ही आप स्टार्ट कर लें और प्रेजेंट एज तक आ जाएं। जिसकी पावर होगी वो अपनी लैंग्वेज इम्पोज करता है, कल्चर, आइडिया, पॉलिटिक्स वो अपनी इम्पोज करता जाता है। डेरिडा चैलेंज नथिंग इज कांस्टेंट एंड ऑल चेंज विथ टाइम। क्या कहता है डेरिडा कि कोई चीज़ भी, वो वेस्टर्न फिलासफी को चैलेंज करता है, जितनी भी वेस्टर्न फिलासफी है वो उसको चैलेंज करता है। वो कहता है आप आए मेरे साथ डिबेट करें। कोई चीज़ भी कहता है कि परमानेंट नहीं है। आप ज़रा रिकन्स्ट्रक्ट करें ब्रिक बाय ब्रिक, जैसे किसी मकान को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी तरह ज़रा डीकंस्ट्रक्ट करें तो आपके अंदर, उसके अंदर से निकल आएगा वो किस तरह फॉर्म हुई है आइडियालॉजी, किस तरह फ़िलासफ़ी बनी है, किस तरह वो एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी, एक आइडिया, एक थाट जो है वो वजूद में आया, उसको डीकंस्ट्रक्ट तो करें, आपको पता चल जाएगा। 1930 में पैदा हुआ, 2004 में डेथ हुई। 74 साल उम्र पाई है जैक डेरिडा ने। अल्जीरिया में पैदा हुआ और फ्रांस में डेथ होती है। नाम है जैक डेरिडा। जूविश कम्युनिटी में पैदा हुआ था अल्जीरिया में, और वहाँ पे मुस्लिम के साथ इसका कोई अच्छा रिलेशन नहीं था, तो ये बेसिकली फिर आ गया कहाँ, फ्रांस के अंदर। नाम है जैक डेरिडा, फिलासफर था। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हाँ जी। रोनाल्ड बार्थ इन अ फुल। रोनाल्ड बार्थ बोर्न 1915 एंड डाइड 1980। रोनाल्ड बार्थ का वर्क मैंने पहले बता दिया। रोनाल्ड बार्थ जो है वो वर्क से टेक्स्ट की तरफ लेकर आया कि हर चीज़ जो है वो जस्ट टेक्स्ट है, हमने जस्ट इसको टेक्स्ट देखना है, चाहे वो उसको कोई भी लिख रहा है, चाहे शेक्सपियर हो, मिल्टन हो, जो भी है, हम उसको टेक्स्ट को क्या करेंगे, थीरीज़ के साथ उनको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और उससे नई चीज़ निकालेंगे। और वी स्टार्ट लुकिंग एट द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट रादर देन वर्क। अब वर्क नहीं है हमारे लिए, सारा वर्क की लोगों का टेक्स्ट है। लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स एंड द टर्म्स आर कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज।